कक्षा 12 हिंदी साहित्य विषय में जो अंतरा मुख्य पुस्तक है उसमें से व्याख्या पूछी जाती है गद्य भाग और पद्य भाग में से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो गद्य खंड है अंतरा का, उसमें से सभी पाठों की महत्वपूर्ण व्याख्याएं कौन कौन सी है और 2012 से लेकर के अब तक जो बोर्ड के एग्जाम हुए हैं उसमें कौन कौन सी व्याख्या पूछी गई है उसको भी मैंने बताया है और इम्पोर्टेंट व्याख्याएं हर एक पार्ट से निकाली है। आप वीडियो देखिए और इन व्याख्याओं को जरूर तैयार कीजिए। अंतरा गद्य खंड में कुल आपके देखिए 10 पार्ट है, इन्हीं पार्टों की महत्वपूर्ण व्याख्याएं हम देखेंगे। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो संस्मरणात्मक निबंध है प्रेमगन की छाया स्मृति, उसमें से एक व्याख्या आपको ये तैयार करनी है कि हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा बराबर इस मंडली में रहा करती थी। जो शुक्ल जी की मंडली थी, शुक्ल जी का रुझान साहित्य की ओर कैसे बढ़ा, कैसे उसका जो ग्रुप था वो हिंदी और हिंदी साहित्य के प्रति रुचि रखता था, इसके बारे में है ये पूरा। निसंदेह शब्दों का वो बार बार प्रयोग करते थे, लोग भी उनको देखते थे। प्रसंग और संदर्भ अच्छी तरह से लिखना आपको। दूसरी व्याख्या जो मैं सयाना होता गया, यहाँ पर भी रामचंद्र जी शुक्ल अपने बारे में बता रहे हैं कि जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो हिंदी के जो नए साहित्य और नए जो कवि थे उनकी तरफ उनका झुकाव बढ़ा। तो यहाँ पर ये है और ये ध्यान दीजिए, ये RBSC 2015 में ये व्याख्या पूछी गई थी। कैसे ये केदारनाथ पाठक जी के लाइब्रेरी से पुस्तकालय से पुस्तकें ला करके पढ़ते थे। तीसरी व्याख्या, भारतेंदु मंडल की किसी सजीव स्मृति के प्रति मेरी कितनी उत्कंठा रही होगी ये अनुमान करने की बात है। मैं नगर से बाहर रहता था, एक दिन बालकों की मंडली, यानी सबसे पहले जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी हैं उनको देखने के लिए वो नगर से बाहर जाते हैं, कैसे वो उनको देखते हैं उसका यहाँ वर्णन है। फिर ये देखिए RBSC 2022 में ये व्याख्या पूछी गई थी। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे, इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता था। तो यहाँ पर भी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी के बारे में बताया गया, उनके व्यवहार के बारे में और उनका जो व्यक्तित्व था उसके बारे में। दूसरे पार्ट की व्याख्याएं देखेंगे जो सुमिरन के मन के, जिसमें 3 लघु निबंध है, बालक बसिया, घड़ी के पुर्जे और डेले चुन लो। गुलेरी जी का ये पाठ है। पहली व्याख्या होगी कि एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था, यानी लेखक को उस पाठशाला के वार्षिकोत्सव में बुलाया गया था। बालक बच गया इस लघु निबंध में से है। आपको पता है कि बालक की जो स्वाभाविक मनोवृत्तियां हैं उनको कुचला जा रहा था और जबरदस्ती रटे रटाए उत्तर उनको दिलवाए जा रहे थे, तो लेखक का मन बड़ा दुखी हो रहा था। लेकिन जैसे ही बालक ने लड्डू मांगा इनाम में, वो प्रसन्न हो गए क्योंकि अभी बच्चा पूरी तरह मरा नहीं है, इसकी संवेदनाएं जिंदा है। दूसरा देखिए, वही लड्डू मांगने वाली घटना है इसमें, बालक बच गया लघु निबंध में से गुलेरी जी का, कैसे उसने लड्डू मांगा और लोग बाग अपेक्षा कर रहे थे कि वो हो सकता कोई किताब मांगे या और कुछ मांगे। ये 2016 में पूछी गई थी व्याख्या, RBSC 2016 में पूछी गई थी। उसके बाद देखिए, घड़ी के पुर्जे लघु निबंध में से है, धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य नहीं करे, यानी जो धर्म के ठेकेदार है वो ये समझते हैं कि धर्म पर सारा अधिकार उनको है, जानने का अधिकार उनको है, वो जो कह रहे हैं पब्लिक मान ले, ये समझाया गया है। तो RBSC मॉडल पेपर 2022 में ये व्याख्या दे रखी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वापस उसी घड़ी के पुर्जे में से है कि यदि आप पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, तो फिर आप क्यों नहीं धर्म की कौन सी बात सही है कौन सी गलत है, आप खुद निर्णय लीजिए। उन धर्म के जो रक्षक बने बैठे हैं तथाकथित जो भी लोग हैं जो धर्म का सही अर्थ ज्ञान नहीं बताते हैं, उनके बारे में है ये। पांचवी व्याख्या देखिए, जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर स्वयंवर करती थी, यानी डेले चुन लो, उसमें से
पत्नी वरण का जो तरीका था, ढेले छुआ करके हिंदू रीति रिवाज था, तो वहां पर व्यंग्य किया गया है। अंधविश्वास पर कटाक्ष है, ये भी उसी में से है। ढेले चुन लो, किस प्रकार जो लड़का जो लड़की देखने जाता था और अपने साथ कुछ ढेले ले जाता था, जिनको छूने से वह ये अंदाजा लगा सकता था कि भाई उसकी जो पत्नी बनेगी उससे होने वाला पुत्र कैसा होगा। ये एक तरह से कटाक्ष है, व्यंग्य है कि ढेले छुआ करके कोई आने वाली संतान के बारे में कैसे पता कर सकता है। तीसरा पार्ट है ब्रजमोहन व्यास का कच्चा चिट्टा। मेरा कच्चा चिट्टा आत्मकथा का अंश है। ये इलाहाबाद संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी उसके बारे में वर्णन है। लेखक कह रहा है कि भाई मैं कहीं जाता हूं तो खाली हाथ नहीं लौटता हूं, क्योंकि लेखक का मूल उद्देश्य था कि इलाहाबाद संग्रहालय के लिए पुरातत्व की वस्तुओं का संग्रह किया जाए। इसलिए वो कहीं भी जाता था तो उसका एक ही मानस होता था कि वहां से कुछ न कुछ सिक्के, मणके या पुरातत्व की कोई वस्तु मिल जाए, उसके बारे में है ये। दूसरे की मुद्रा की झंझनाहट गरीब आदमी के हृदय में उत्तेजना उत्पन्न करती है। आपको पता है कि जो बुढ़िया के खेत में मूर्ति निकली थी, उस मूर्ति के चक्कर में वह बुढ़िया मान नहीं रही थी, तो कुछ सिक्के खनखना करके बुढ़िया को दिए 2 रुपए और वो मूर्ति ले ली थी। फिर जो मूर्ति बुढ़िया से 2 रुपए में खरीदी थी, वो एक फ्रांसीसी जो व्यक्ति था वो उसकी 2 रुपए की कितने दे रहा था, वो 10,000 रुपए देने के लिए वो तैयार हो गया था। इसका वर्णन है। 8-10 चित्र खरीदे। जब लेखक दक्षिण में गया था तो वहां से वो क्या क्या खरीद के लाया था उसके बारे में है ये, कि किस प्रकार वहाँ जो लोग थे, धार्मिक स्थल पर भीड़ भाड़ थी। तालपत्र की पुस्तकें जरूर लेखक नहीं खरीद पाया था। आरबीएससी 2013 में ये पूछा गया था। पांचवी है, क्या देखिए एक बात और, इससे पहले कि मैं इस कच्चे चिट्टे को समाप्त करूं, मैं उन लोगों से क्षमा मांगता हूं जिन्हें मैंने चलाया। ये लेखक के पाठ के अंतिम जो पेज है वहां से है। आरबीएससी 2022 में ये व्याख्या पूछी गई थी। मैं तो केवल निमित्त मात्र था। बहुत इंपॉर्टेंट, लेखक का बड़प्पन है कि इलाहाबाद संग्रहालय को व्यवस्थित करके उसको नई बिल्डिंग में शिफ्ट करके भी वो उसका श्रेय नहीं लेना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात है। संवदिया कहानी से ये पहली व्याख्या। बड़े भैया के मरने के बाद जैसे सब खेल खत्म हो गया। जो बड़ी हवेली थी जिसमें बड़ी बहू रहती थी, वो अपने मायके संदेश भेजना चाहती थी, इसलिए हरगोविंद संवदिया को बुलाती है। उसी के बारे में है। उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि हवेली पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। दूसरी व्याख्या देखिए, हरगोविंद संवदिया संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते हैं, तो ये उसके बारे में बताया है कि संवाद पहुंचाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये आपके आरबीएससी सप्लीमेंट्री एग्जाम 2017 में पूछा गया था। अलग अलग धारणा है संवदिया के प्रति लोगों की। बड़ी बहू संवाद भेज रही है तो ये उसके भाव है कि कैसे अब वो जिंदा रहे, कितना कर्ज हो गया, बथुआ साग खा रही है, उसके बारे में, उसकी स्थिति के बारे में वो उसको समझा रही है। यहां पर देखिए अगली व्याख्या में हरगोविंद संवदिया बड़ी बहू के मायके चला गया है और वो जब वहां जलपान कर रहा था तो भोजन कर रहा था तो बार बार बड़ी बहू का जो चेहरा उसके सामने आ रहा था और जो उसने जो बातें बताई थी वो सारी की सारी उसको ध्यान में आ रही थी, तो उसको भोजन खाया नहीं गया उससे। हरगोविंद ने कुछ नहीं खाया, खाया नहीं गया, ये बार बार बड़ी बहुरिया का चेहरा याद आ रहा था। आरबीएससी 2014 में ये पूछा गया था। और छठी व्याख्या देखिए, लेकिन ये कहाँ चला है। जो हरगोविंद संवदिया वापस आता है वो जलालगढ़ से 20 कोस पैदल चल के आता है और किस प्रकार वो बेहोश हो जाता है उसका वर्णन है यहाँ।
छठा पाठ देखिए असगर वजात का, जो 4 लघु कथाएं हैं उनमें से है। पहली देखिए ये शेर वाली में से है, शेर को किसका प्रतीक बताया गया है इसके बारे में वर्णन है। दूसरी व्याख्या वही शेर है, शेर जो अहिंसा और सहअस्तित्ववाद का समर्थक था। जब तक सत्ता के साथ है आप, सत्ता आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, सत्ता की जैसे ही आपने खिलाफत की आपको मारने पर उतारू हो जाएगी। आरबीएससी 2014 में पूछा गया था। राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज में सब लोग अपनी आंखें बंद कर ले। ये राजा को कैसी प्रजा पसंद आती है? बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा उसको पसंद आती है, क्योंकि उसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकता है। ये फिर उसी में से देखो क्या हुक्म निकले कि और सिलवा लो ताकि कोई विरोध नहीं कर सके। और ये 4 हाथ जो मजदूरों का शोषण करने वाली लघु कथा है, जिसमें एक मिल मालिक मुनाफा कमाना चाहता है, वैज्ञानिकों की टीम रखता है लेकिन कोई सफल नहीं होता है मजदूरों के 4 हाथ लगाने के लिए। तब वो मजदूरों की मजदूरी तो आधी कर देता है, मजदूरों की संख्या दुगनी कर देता है। यानी जबरदस्त शोषण की कहानी है ये। निर्मल वर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। 7वां पार्ट और 8वां पार्ट रामविलास शर्मा का दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से व्याख्याएं निश्चित पूछी जाएगी, आप दोनों पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें। तो पहली व्याख्या है निर्मल वर्मा, जहाँ कोई वापसी नहीं, कि एक दूसरी दृष्टि से भी यह अनूठा अनुभव था कि लोग अपने गांवों से विस्थापित होकर कैसा अनाथ उन्मूलित जिंदगी बिताते हैं। तो ये जो विस्थापित लोगों का दर्द है वो यहाँ बताया गया है। लेखक जब वहाँ जाता है और अमजर गांव और उसके आसपास देखता है तो किस प्रकार कोयले की खदानों के कारण, कोयले के प्रोजेक्ट के कारण लोगों को विस्थापित किया गया है। लेखक जब जा रहा है तो वहाँ के प्राकृतिक दृश्य को देख रहा है कि अभी ये कैसा है और कुछ दिनों बाद ये जो है नष्ट हो जाएगा, ऐसा वो विचार लेखक कर रहा है, क्योंकि विस्थापित होने के बाद लोग यहाँ से चले जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या, ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं। ये आपके आरबीएससी 2016 में पूछा था और मॉडल पेपर 2022 में भी दे रखा था ये व्याख्या। उसके बाद देखिए सिंगरौली, जो अब तक अपने सौंदर्य के कारण बैकुंठ और अपने अकेलेपन के कारण काला पानी माना जाता था, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिंगरौली को नष्ट कर दिया दिल्ली के शासकों ने। वहाँ जो संपदा थी वो उसके लिए अभिशाप बन गई, प्रोजेक्ट लग गए, लोग विस्थापित हो गए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है कि विकास का ये उजला पहलू अपने पीछे कितने व्यापक पैमाने पर विनाश का अंधेरा लेकर आया है। यानी जो आजकल जो औद्योगिक विकास हो रहा है उसको उजला पहलू कहा है, लेकिन उसके बैक में पीछे बहुत ही अंधकार है, पर्यावरण को नुकसान है। उसके बाद देखिए ये हमारी ट्रेजेडी रही है स्वतंत्रोत्तर भारत की, कि जो हमारे शासक वर्ग था उसने नकल की पश्चिम की। हम चाहते तो हमारी प्रकृति को और हमारे रिश्ते को बचा सकते थे। आठवां पाठ देखिए रामविलास शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि साहित्य समाज का दर्पण होता तो संसार को बदलने की बात नहीं उठती। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कवि को जो प्रजापति का दर्जा दिया गया है। फिर इसी प्रकार कवि की ये सृष्टि निराधार नहीं होती है, यह आपके मॉडल पेपर 2023 में दे रखा था, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरी व्याख्या देखिए तीसरी व्याख्या, कवि अपनी रुचि के अनुसार जब विश्व को परिवर्तित करता है तो यह भी बताता है कि वह विश्व से उसे असंतोष क्यों। वेरी वेरी मोस्ट है ये, वेरी वेरी मोस्ट कर लें, क्योंकि मॉडल पेपर 2012 में, आरबीएससी सप्लीमेंट्री एग्जाम 2013 में ये पूछी गई थी। और यदि समाज में मानव संबंध वही होते जो कवि चाहता तो शायद उसे प्रजापति बनने की जरूरत नहीं पड़ती। आरबीएससी 2017 में ये पूछी गई व्याख्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवी व्याख्या ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके 2015 में पूछी गई है। साहित्य का 5 जन्य समर भूमि में उदासीनता का राग नहीं सुनाता, बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है।
छठी व्याख्या अभी भी मानव संबंधों के पिंजड़े में भारतीय जीवन वेग बंदी है, बहुत इंपॉर्टेंट अंतिम अंश से ये ली गई व्याख्या है। उसके बाद ममता कालिया दूसरा देवदास, इतनी बड़ी बड़ी मनोकामना लेकर आए हुए हैं, तो ये जो गंगा आरती है उसका वर्णन है। जो पारो उस संभव के साथ खड़ी हो गई थी, पुजारी ने उनको गलत समझ लिया था, उसके संबंध में यह आरबीएससी मॉडल पेपर 2023 में दी गई थी। ये भी अनजाने में वो जो मंदिर के वहाँ पास खड़े हो जाते हैं और पुजारी उनको गलती से पति पत्नी समझ लेता है, उसके बारे में है। हर की पौड़ी हरिद्वार में जो भीड़ है और दिल्ली की जो भीड़ है, उन दोनों में अंतर बताया गया है यहाँ। ये आरबीएससी सप्लीमेंट्री एग्जाम 2017 में पूछी गई व्याख्या है और ये अंतिम व्याख्या इस पाठ की कि मनोकामना की गांठ अगर मनसा माता के मंदिर में लगाई दोनों ने और दोनों की इच्छा जल्दी से पूरी हो गई, यानी प्रेम का अंकुरण दोनों के मन में था। कुटज निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। रूप की बात ही क्या है, बलियारी है इस मादक शोभा की। जो कुटज की शोभा है उसके ऊपर वर्णन है, आरबीएससी 2017 में ये पूछा गया था। उसके बाद देखिए दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है, जीना भी एक कला, ये भी कुटज के बारे में है। आरबीएससी 2013 में ये व्याख्या पूछी गई थी। जो समझता है कि वह दूसरों को उपकार करे वह अबोध है, और जो समझता है कि दूसरे उसका अपकार करें वह भी बुद्धिहीन है। ये भी आरबीएससी मॉडल पेपर 2012 की व्याख्या है। और दुख और सुख तो मन के विकल्प है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है जो सप्लीमेंट्री एग्जाम 2013 में पूछी गई थी, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कुछ व्याख्याएं थी। धन्यवाद।